लेडी प्रेसिडेंट ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज हमारी शादी के दिन सब कुछ इस तरह खत्म होगा। जब वह अपने वेडिंग गाउन में बैंक्वेट हॉल पहुंची तो पूरा का पूरा हॉल खाली पड़ा था। वहां सिर्फ उसके परिवार वाले बचे थे, जिनके चेहरों पर मायूसी और गुस्सा साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ मैं गाड़ी में बैठकर वापस अपनी कंपनी की तरफ निकल चुका था। हियानाई, अगर तुमने यह शादी कैंसिल करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। मैंने खिड़की से बाहर पीछे छूटते शहर के नज़ारे को देखते हुए एक हल्की मुस्कान दी। मेरी आवाज़ में गजब का सुकून था। प्रेसिडेंट लियू, मुझे लगता है कि आप गलतफहमी में हैं। आज के बाद जिसके पास कुछ नहीं बचेगा वो आप हैं। इतना कहकर मैंने कॉल कट कर दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। वह शादी जिसे मैंने पूरे 5 साल तक बहुत बारीकी से प्लान किया था, आखिरकार बिल्कुल वैसे ही शुरू हुई जैसा मैं चाहता था। मैं अपनी मायबा कार की पिछली सीट पर आराम से बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। कार के एसी की ठंडी हवा सीधे मेरे चेहरे पर लग रही थी, लेकिन वह मेरे दिल में सुलग रही बेचैनी को कम नहीं कर पा रही थी। आज मेरी शादी थी। इसे मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होना चाहिए था, लेकिन मैं वापस अपनी कंपनी की तरफ जा रहा था। को पायलट सीट पर बैठे मेरे पर्सनल असिस्टेंट ली सियांग ने बहुत ही शांत आवाज में मुझे प्लान की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी। सर, बैंक के प्रेसिडेंट 1 का रिप्लाई आ चुका है। लियू टेक्नोलॉजीज के जितने भी लोन अप्रूवल पेंडिंग थे उन सबको फ्रीज कर दिया गया है। प्रेसिडेंट ले चौंके ने भी बिजनेस बेट एग्रीमेंट को एक्टिवेट करने की बात कंफर्म कर दी है। इसके अलावा हमारी मार्केटिंग टीम भी एक्शन में आ चुकी है। अगले 3 मिनट के अंदर लियू टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट्स में सीरियस सिक्योरिटी रिस्क से जुड़ी नेगेटिव न्यूज़ पूरे इंटरनेट पर फैल जाएगी। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया और आंखें खोली। बाहर का नज़ारा बड़ी तेजी से पीछे छूट रहा था। सड़कों पर लगे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन्स पर अभी भी मेरी और लियू रुयान की शादी की फोटोज लूप में चल रही थी। उस तस्वीर में उसने एक बेहद खूबसूरत व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी मुस्कान कमाल की थी। मैंने एक क्लासी सूट पहना हुआ था और मेरी आंखों से उसके लिए प्यार साफ झलक रहा था। कितनी बड़ी विडंबना थी। पूरे 5 साल तक मैंने अपना सारा प्यार और अपनी पूरी ताकत लियू रुयान और उसकी कंपनी के लिए लगा दी। मैंने उसे एक नौसिखिया एंटरप्रेन्योर से, जो हर मोड़ पर ठोकरें खाती थी, लियू ग्रुप की प्रेसिडेंट बनते देखा, जो आज इस पूरे सेक्टर का एक बड़ा नाम बन चुकी थी। उसके रास्ते का हर कांटा मैंने ही हटाया था। उसके सामने आने वाली हर मुश्किल को मैंने ही खत्म किया था। मैंने अपनी फैमिली के असली पावर और रसूख का इस्तेमाल करके उसे वो सारे बिजनेस कोलैबोरेशंस दिलवाए जिन्हें लोग सिर्फ उसकी अच्छी किस्मत समझते थे। वह बेहद घमंडी और जिद्दी थी। वह हमेशा दुनिया को यह दिखाना चाहती थी कि वह किसी की मदद के बिना अपने दम पर कामयाब हो सकती है। यही वजह थी कि मैंने उसे कभी सच नहीं बताया। जिस बिजनेस एम्पायर पर उसे इतना नाज था, उसकी नींव मैंने ही रखी थी। उसकी एक एक ईंट और एक एक दीवार मैंने ही खड़ी की थी। उसे तो बस उस बुर्ज के टॉप पर बैठकर सबकी तारीफें बटोरनी थी। मुझे कभी उससे कोई थैंक यू नहीं चाहिए था। मैं तो बस इतना चाहता था कि जब वह मेरे पास हो तो मुझ पर थोड़ा सा भरोसा दिखाए और अपनी डिपेंडेंसी जाहिर करे, या फिर कभी प्यार और हल्के से नखरे के साथ मुझसे कहे, हियानाई, जरा इस काम में मेरी हेल्प कर दो। लेकिन मैंने 5 साल तक इंतजार किया और बदले में मुझे सिर्फ उसका बढ़ता हुआ शक और उसकी बेमतलब की डिमांड्स मिली, जिन्हें वह अपना हक समझने लगी थी। पानी अब सिर से ऊपर जा चुका था और इसकी वजह बना चेंसे नाम का एक लड़का। वह लियू रुयन का पर्सनल असिस्टेंट था, जो कि एक बिल्कुल आम सा लड़का था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका चेहरा उसके उस पहले प्यार से बहुत मिलता जुलता था जिसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उसने उसे आउट ऑफ फेदवे जाकर प्रमोशन दिया और कंपनी की बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी। यहाँ तक कि हमारी शादी की रिंग्स, जो कि इस सेरेमनी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और कंपनी के शेयर्स का एक बहुत कीमती ट्रांसफर पेपर भी उसी की कस्टडी में दे दिया गया। लियू रुयान ने इसके लिए जिद की थी। उसका रीजन बहुत सिंपल था, मुझे उस पर भरोसा है। कार की सीट पर रखे मेरे हाथ गुस्से में खुद ब खुद भींच गए। शादी की ऑफिशियल सेरेमनी शुरू होने में 10 मिनट से भी कम का वक्त बचा था। इस वक्त बैंक्वेट हॉल में पूरी तरह से अफरा तफरी मच चुकी होगी। लियू रुयान, जो बिजनेस वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचने का ख्वाब देख रही थी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस दिन वह खुद को सबसे कामयाब और प्राउड फील कर रही होगी, उसी दिन उसके अपने हाथों से सब कुछ तबाह हो जाएगा। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ये चेंसे की तरफ से भेजी गई एक फोटो थी। उस फोटो में लियू रुयान लाखों की कीमत का वो वेडिंग गाउन पहने हुई थी जिसे खुद मैंने उसके लिए चूज किया था। उसका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेबसी थी। वह एक बिल्कुल खाली बैंक्वेट हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। उसके पीछे उसके घर वाले खड़े थे। सबके चेहरे उतरे हुए थे और वे पूरी तरह से परेशान दिख रहे थे। वह यकीनन गुस्से से पागल हो रही होगी, इतना गुस्सा कि शायद किसी की जान ले ले। मैं इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को साफ इमेजिन कर सकता था। उसका वो घमंड और सुपीरियर होने का एहसास एक ही पल में चकनाचूर हो चुका था। सर, मिस लियू का कॉल आ रहा है, सियांग ने मुझे याद दिलाया।
मैंने स्क्रीन पर चमकते हुए उन 2 शब्दों को देखा, रोयान। मेरा दिल पत्थर बन चुका था। मैंने कॉल अटेंड करने के लिए स्वाइप किया। हियानाई, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता भी है कि आज कौन सा दिन है? जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, लियू रोयान की आवाज़ में छुपा गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आवाज़ फ़ोन के उस पार से गूंज रही थी। मुझे अच्छी तरह पता है, हमारी शादी का दिन, लेकिन अब यह कैंसिल हो चुकी है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मेरे सारे गेस्ट्स को कहाँ ले गए? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? साफ था कि उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी टोन में हमेशा की तरह सवाल, हुक्म और डिमांड थी। वे लोग बस एक दूसरे बैंक्वेट में गए हैं, एक ऐसी पार्टी में जो लियू टेक्नोलॉजीज के दिवालिया होने की खुशी में रखी गई है। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मैं उसकी तेज होती सांसों को सुन सकता था, जैसे कोई जख्मी शेरनी हाँफ रही हो। हियानाई, अगर तुमने इस शादी को बर्बाद करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगी। आखिरकार वह पूरी ताकत से चिल्लाई। गुस्से के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने एक हल्की सी हंसी के साथ खुद को सीट पर पीछे की तरफ ढकेल दिया। खिड़की के बाहर मैंने देखा कि एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन से हमारी शादी की वो बड़ी सी फोटो धीरे धीरे हट रही थी और उसकी जगह एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही थी। लियू टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट्स एक बड़े सिक्योरिटी स्कैम में फंसे। प्रेसिडेंट लियू, मुझे लगता है कि आप अब भी गलतफहमी में जी रही हैं। मेरी आवाज बहुत ही सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी कड़कड़ाहट और कड़ापन था। आज के बाद वो इंसान जिसके पास कुछ नहीं बचेगा, वो सिर्फ आप हैं। बिना किसी जवाब का इंतजार किए मैंने फोन काट दिया। वह असली दुनिया जिसमें लियू रोयान ने कभी कदम नहीं रखा था और जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था, अब अपना असली चेहरा दिखाने लगी थी। जब मैं कार से नीचे उतरा तो सियांग लिफ्ट के पास ही मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसने तुरंत मेरे हाथ में एक टैबलेट थमा दिया। सर, सभी डिपार्टमेंट्स रेडी हैं, हम किसी भी वक्त मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने टैबलेट लिया और बिना रुके अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए, जिसने बाहर के सारे शोर को पूरी तरह से कट कर दिया। लिफ्ट के शीशे में मैंने अपना रिफ्लेक्शन देखा। मैंने अभी भी वही महंगा सूट पहन रखा था जो मैंने अपनी शादी के लिए तैयार करवाया था। यहाँ तक कि मेरे सीने पर दूल्हे का बुके भी लगा हुआ था। ये सब देखना थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मेरी आंखों में अब उस प्यार और केयर का नामो निशान नहीं था जो उन तस्वीरों में दिख रहा था। वहां सिर्फ एक सर्द खामोशी थी। लियू रोयान, खेल तो अब भी बस शुरू हुआ है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस आदमी को वह खुद पर डिपेंडेंट, सीधा साधा और थोड़ा कमजोर समझती थी, वही असल में इस पूरे बिजनेस ब्लिट्जक्रेग का मास्टरमाइंड था। इस वक्त वह यकीनन उसी व्हाइट वेडिंग गाउन को पहने हुए पागलों की तरह उस खाली हॉल में घूम रही होगी और बार बार एक ऐसे नंबर पर डायल कर रही होगी जो अब उसे कभी जवाब नहीं देगा। वह गुस्से से चिल्लाएगी, चीखेगी और सारा ब्लेम मुझ पर डालेगी कि मैंने उसे धोखा दिया। वह अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स को कॉल करके सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन बहुत जल्द उसे यह एहसास होगा कि जो लोग कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे, वे सब अब एक हो चुके हैं। कुछ लोग फोन नहीं उठा रहे थे तो कुछ लोग टाल मटोल कर रहे थे। वह जो कुछ भी बचा था उसे बचाने के लिए पागलों की तरह वापस अपनी कंपनी की तरफ भागेगी, लेकिन वहां उसका स्वागत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लीट कैओस खड़ा होगा। मीटिंग रूम की एक बहुत बड़ी स्क्रीन से मैं रियल टाइम में वो सब कुछ देख रहा था जो इस वक्त लियू टेक्नोलॉजीज के अंदर चल रहा था। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। जैसे ही मार्केट में वो नेगेटिव न्यूज आई, कंपनी के शेयर्स का प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गया। इसी के साथ टेक्निकल डिपार्टमेंट के जितने भी मैंने स्पेशलिस्ट्स थे, उन सब ने अपने रिजाइन लेटर्स सौंप दिए। ये सब वो लोग थे जिन्हें मैंने सालों पहले वहां प्लांट किया था। मेरे वो छुपे हुए मोहरे जो सिर्फ आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। फाइनेंशियल डायरेक्टर का फोन लगातार बज रहा था। बैंकों से लोन रिपेमेंट के कॉल्स आ रहे थे और सप्लायर्स अपने पैसों की डिमांड कर रहे थे। सारा प्रेशर एक साथ ब्लास्ट हो गया। कैमरों ने उस मोमेंट को बिल्कुल साफ कैप्चर किया जब लियू रोयन ने अपने केबिन के अंदर एंट्री की। उसने एक झटके में डेस्क पर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे फेंक दिए। उसके वेडिंग गाउन का किनारा धूल से सन गया। उसका मेकअप, जो कुछ देर पहले तक बिल्कुल परफेक्ट था, अब गुस्से के मारे बिगड़ने लगा था। प्रेसिडेंट ली, हमारा कोलैबोरेशन, प्रेसिडेंट वोंग, लोन के बारे में, हेलो हेलो। उसका हर कॉल एक ही तरह से खत्म हो रहा था। दूसरी तरफ से एक ठंडा रिजेक्शन और फिर कॉल डिस्कनेक्ट होने की टोन। आखिरकार उसे डर का एहसास हुआ। वो डर जब सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है। उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया। इसके बाद उसने वहां रखी हर चीज को तहस नहस करना शुरू कर दिया। कीमती विंटेज वॉच, लिमिटेड एडिशन आर्ट पीस, जो कुछ भी उसके हाथ लगा उसने उसे फर्श पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। अपनी बेबसी और गुस्से को बाहर निकालने का अब उसके पास यही एक तरीका बचा था। मीटिंग रूम में बैठे मेरे सारे सबऑर्डिनेट्स बिल्कुल शांत थे। किसी की जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वे स्क्रीन पर दिख रही उस हिस्ट्रिकल औरत को देख रहे थे, फिर मुझे देख रहे थे, और उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ रिस्पेक्ट और खौफ था। सर, मिस लियू के फादर का कॉल आ रहा है। क्या प्रेसिडेंट लियू बात करना चाहते हैं?
मैंने हाथ के एक इशारे से उन्हें रोका। लियू रोयान का बाप का नंबर का चालाक बूढ़ा लोमड़ी। 5 साल पहले उसने मुझे एक मामूली सा लड़का समझकर नीचा दिखाया था, जिसके पास न कोई बैकग्राउंड था और न कोई पावर। कॉल ट्रांसफर करो। ली सियांग तुरंत समझ गया और उसने अपना सिर हिलाया। स्क्रीन पर लियू रुयान ने आखिरकार चीजें तोड़ना बंद कर दिया था। वह फर्श पर ढेर हो गई। उसका वो महंगा वेडिंग गाउन उसके चारों तरफ ऐसे फैला हुआ था जैसे कोई मुरझाया हुआ सफेद गुलाब। उसने अपने घुटनों को पकड़ लिया और अपना चेहरा उनमें छुपा लिया। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। वह रो रही थी। ये पहली बार था जब मैंने लियू रुयान को इस कदर वल्नरेबल देखा था। 5 साल तक मेरे सामने वह हमेशा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और यहाँ तक कि डोमिनेटिंग बनी रही। जब वह किसी प्रॉब्लम में होती थी तब भी वह खुद को अकेले में बंद कर लेती थी ताकि अपने जख्मों को खुद सह सके। उसने कभी भी मुझे अपनी कमजोरी का एक भी सिंबल नहीं देखने दिया, क्योंकि उसके दिल के किसी कोने में मैं सिर्फ एक एक्सेसरी था, एक ऐसा इंसान जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लायक नहीं था, बल्कि सिर्फ नीचे खड़े होकर उसे एडमायर करने के लिए बना था। उसे कभी मेरी सांत्वना की जरूरत नहीं थी और मेरी हेल्प की तो वह कोई वैल्यू ही नहीं समझती थी। लेकिन मेरा दिल रत्ती भर भी नहीं पसीजा। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब दिल पहले ही मर चुका हो। उस पल से जब उसने उस चेंसे नाम के लड़के के चक्कर में बार बार मेरे इमोशंस को इग्नोर किया। उस पल से जब वह हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एनिवर्सरी पर भी नहीं आई, क्योंकि चेंसे कथित तौर पर बीमार था। मेरा दिल उसी वक्त मर गया था। वह कभी नहीं जान पाई कि चेंसे की वह सो कॉल्ड बीमारी और कुछ नहीं, बल्कि एक बार में अपने दोस्तों के साथ की गई एक वाइल्ड नाइट पार्टी थी। उसे यह भी नहीं पता चला कि उस रात मैं उस रेस्तरां में अकेला बैठा रहा जहां हमारी पहली डेट हुई थी। मैंने सुबह से लेकर रात तक रेस्तरां के बंद होने तक इंतजार किया था। मुझे याद है एक वेट्रेस ने मुझे तरस भरी नजरों से देखा था और पूछा था कि क्या मैं उस पूरी तरह ठंडे हो चुके स्टेक को घर ले जाना चाहता हूँ। उस रात बहुत तेज बारिश हुई थी, जो बिल्कुल वैसी ही ठंडी थी जैसा उस वक्त मेरा दिल था। सर, हमें चेन से मिल गया है। वह कहाँ है? शहर के ईस्ट साइड में एक प्राइवेट क्लिनिक में। ऐसा लगता है कि उसने किसी चीज का ओवरडोज ले लिया था, जिसकी वजह से उसे वहां ले जाना पड़ा। मेरे होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। तो यह था वो इतना इंपॉर्टेंट आदमी जिसका लियू रुयान ने हमारी शादी को दांव पर लगाकर भी इंतजार किया था। एक ऐसा एडिक्ट जो अपनी खुद की लाइफ तक को कंट्रोल नहीं कर सकता था। वह उसे किसी खजाने की तरह ट्रीट करती थी। उसने हमारी शादी की रिंग्स और सबसे इंपॉर्टेंट शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट भी उसी के भरोसे छोड़ दिया था। और वह हमारी शादी के दिन अपनी बदतमीजियों और ओवरडोज की वजह से एक क्लिनिक में पड़ा था। ये इन्फॉर्मेशन लियू रुयान को एक एनोनिमस सोर्स से भेज दो। इसमें वहां का एड्रेस और रूम नंबर भी शामिल करना। मैं चाहता हूं कि वह अपनी आंखों से देखे कि उसके पहले प्यार का वो सब्स्टिट्यूट असल में किस तरह का इंसान है। मैं चाहता हूं कि उसे समझ आए कि एक घटिया और बेकार की कॉपी के लिए उसने एक असली खजाने को खो दिया। लियू रुयान, ये तो बस शुरुआत। मैं तुमसे तुम्हारे इस घमंड और बेवकूफी की सबसे दर्दनाक कीमत वसूलूंगा। जब लियू रुयान को वह एनोनिमस मैसेज मिला तब उसके पिता फोन पर उसे बुरी तरह डांट रहे थे। लियू रुयान, तुमने आखिर किस पंगेबाज से दुश्मनी मोल ले ली है? हमारे सारे बैंक चैनल्स ब्लॉक हो चुके हैं। कंपनी के शेयर्स पूरी तरह से क्रैश होने वाले हैं। मुझे नहीं पता, सच में मुझे कुछ नहीं पता। रोने की वजह से उसकी आवाज पूरी तरह टूट चुकी थी और वह बेबस लग रही थी। बेकार औरत, मैं किसी को इतना इनकॉम्पिटेंट कैसे पाल सकता हूँ? तुम किसी काम की नहीं हो और सिर्फ चीजें बर्बाद करना जानती हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कंपनी डूबी तो तुम्हारी लाइफ भी आसान नहीं रहने वाली। कॉल अचानक कट गया। लियू रुयान बेजान होकर अपनी ऑफिस चेयर पर गिर पड़ी। फोन उसके हाथ से फिसल गया। उसी पल एक नए नोटिफिकेशन ने स्क्रीन को चमका दिया। वह एक अननोन नंबर से भेजा गया मैसेज। क्या तुम जानना चाहती हो कि चेंसे कहाँ है? एंजल प्राइवेट क्लिनिक, शहर का ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, रूम 302। चेंसे का नाम उस पर किसी बिजली की तरह गिरा। वह एक झटके में खड़ी हो गई। उसने फोन को ऐसे उठाया जैसे उसने अपनी आखिरी उम्मीद को थाम लिया हो। वह कंपनी के क्राइसिस को भूल गई। वह अपने पिता की चीख पुकार भूल गई। यहाँ तक कि वह उस शादी को भी भूल गई जिसे वह पीछे छोड़ आई थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, चेंसे को ढूंढना। सर्विलांस कैमरों के फुटेज में यह बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसने उस भारी भरकम वेडिंग गाउन को चेंज करने तक का वक्त नहीं लिया। वह बेहद बेताब और बदहवास हालत में ऑफिस से बाहर भागी। मीटिंग रूम में मेरे सेबोनॉर्डिनेट्स ने आपस में अजीब नजरें मिलाई। सर, यह उनमें से एक खुद को बोलने से नहीं रोक पाया। हालांकि ऐसा लगा कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बात कैसे कहे। मैंने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। मैं अच्छी तरह जानता था कि वे क्या कहना चाहते थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि बिजनेस वर्ल्ड में इतनी पावरफुल और डिसीसिव औरत एक मामूली और बेकार से असिस्टेंट के लिए अपना आपा इस तरह कैसे खो सकती है। वे इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जल्द ही समझ जाएंगे। क्लिनिक के कैमरों को कनेक्ट करो। वह बड़ी स्क्रीन तुरंत 2 हिस्सों में बंट गई। लेफ्ट साइड में लियू रुयान दिख रही थी, जो सड़कों पर अपनी रेड स्पोर्ट्स कार को पूरी स्पीड से दौड़ा रही थी। उसके वेडिंग गाउन का घूंघट हवा में पागलों की तरह उड़ रहा था। राइट साइड में क्लिनिक के रूम 302 का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। चेंसे हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला था और उसके हाथ में आईवी ड्रिप लगी हुई थी। वह बेहद
बेहद कमजोर लग रहा था। उसके बगल में एक छोटे कपड़ों वाली लड़की बैठी थी। बेड के पास बैठी वह लड़की बड़ी सफाई से एक सेब छील रही थी और बीच बीच में चेंसे को खिला रही थी। वे दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये साफ था कि उन दोनों के बीच काफी क्लोज रिलेशन था। ये औरत कौन है? ये विवी नाम की एक छोटी मोटी इन्फ्लुएंसर है जो चेंसे की कई मिस्ट्रेसेस में से एक। चेंसे मिस लियू से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल बाहर कई और औरतें मेंटेन करने के लिए करता रहा है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसी मुझे उम्मीद थी। जो इंसान किसी दूसरे का सब्स्टिट्यूट बनने का रोल इतनी शांति से प्ले कर सकता है, उसके पास भला कोई मोरल इंटीग्रिटी कैसे हो सकती है? लियू रुयन बस उस चेहरे की हम शक्ल के चक्कर में अंधी हो चुकी थी। वह यह एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि उसके पहले प्यार की जो प्योर और परफेक्ट मेमोरी उस पास थी, वो बहुत पहले ही करप्ट हो चुकी थी। बहुत जल्द लियू रुयन की फिगर क्लिनिक के कॉरिडोर में दिखाई दी। उसने अपने वेडिंग गाउन के स्कर्ट को हाथों में थाम रखा था और उसके हील्स की आवाज उस चमकते हुए फर्श पर तेजी से गूंज रही थी। उसने एक झटके में रूम 302 का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कई बार बदले। पहले सरप्राइज, फिर शॉक और आखिरकार एक बेकाबू गुस्सा। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? चेंसे और विवी भी इस अचानक हुई एंट्री से चौंक गए। लियू रुयान को देखकर चेंसे के चेहरे पर कुछ पलों के लिए घबराहट आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया, बल्कि वह थोड़ा इरिटेट सा दिखने लगा। रुयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम ऐसे कपड़ीढ़े पहनकर क्यों आई हो? विवी ने लियू रुयान को ऊपर से नीचे तक देखा और हिकारत से बोली, और तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि एक पेशेंट के रूम में इस तरह वेडिंग ड्रेस पहनकर आना और पागलों की तरह चिल्लाना नॉर्मल है? क्या तुम बीमार हो या क्या? मैं कौन हूँ? लियू रुयान ने एक ठंडी हंसी बिखेरी। जरा इससे पूछो। चेंसे ने अपनी भवें सिकोड़ी। वो बेड पर उठकर बैठा और उसने विवी से बहुत ही कैजुअल टोन में कहा, तुम जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। विवी ने अपना मुंह बनाया, अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लियू रुयान के पास से गुजरते हुए उसने जानबूझकर अपने कंधे से उसे धक्का दिया और एक प्रोवोकेटिव आवाज निकाली। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब वहां सिर्फ वे दोनों थे। लियू रुयान कदम दर कदम बेड के पास पहुंची। उसने उसे ऊपर से देखा। उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं कि जैसे हवा को ही जमा दे। चेंसे, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगी, हमारी शादी की रिंग्स कहाँ हैं और वो शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट कहाँ है? चेंसे की नजरें डगमगा गईं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उससे नजरें मिला सके। मैंने उन्हें घर पर छोड़ दिया है। घर पर? तुम्हारे कौन से घर पर? उन औरतों के घर पर जिन्हें तुम बाहर मेंटेन कर रहे हो। रुयान, प्लीज तमाशा खड़ा करना बंद करोगी? मैं बस बीमार हूँ। मेरी एक फ्रेंड मेरी केयर करने आई थी। इसमें क्या गलत है? बीमार? लियू रुयान की नजरें उसके हाथ पर बने सुई के निशानों पर टिक गईं। वे निशान किसी नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट के नहीं लग रहे थे। तुमने तब तक ड्रग्स लिए जब तक कि तुम हॉस्पिटल नहीं पहुंच गए और तुम इसे बीमारी कह रहे हो? चेंसे का चेहरा फक पड़ गया। तुम्हें यह सब कैसे पता? लियू रुयान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसके गालों पर आंसू बहने लगे, जिससे उसका वो बड़ी मेहनत से किया गया मेकअप धीरे धीरे खराब होने लगा। मुझे सिर्फ यही नहीं पता, मुझे यह भी पता है कि तुम मेरे दिए पैसों का इस्तेमाल बाहर कई और औरतों को पालने के लिए कर रहे थे। चेंसे, तुम मुझे क्या समझते थे? एक इडियट। इस डायरेक्ट एलिगेशन के बाद चेंसे ने आखिरकार अपना मुखौटा उतार फेंका। जब तुम सब कुछ जान ही चुकी हो तो मुझे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। तो क्या हुआ? वह उसके करीब आया, उसकी ठुड्डी को पकड़ा और उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर किया। लियू रुयान, भूलना मत, तुम खुद मेरे पीछे गिड़गिड़ाती हुई आई थी। तुम ही थी जिसने बार बार मुझसे मिन्नतें की थी कि मैं तुम्हें अपने साथ अच्छा बिहेव करने दूं। तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं वो नहीं हूं, फिर भी तुमने जिद की उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर। क्या तुम्हें इसी फीलिंग में मजा नहीं आ रहा था? और अब तुम यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने आई हो? तुम। लियू रुयान के पास कोई शब्द नहीं बचे थे। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। मैं क्या? चेंसे ने एक टेंटलाइजिंग हंसी दी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हियाना ही मुझसे बेहतर है? वह तो मुझसे भी बड़ा एक्टर है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह एक गरीब लड़का है जिसके पास कुछ नहीं है? इतनी नाइव मत बनो। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी एरा गैरा लियू फैमिली के ओल्ड मास्टर का अप्रूवल पा सकता है? उसने तुम्हें बेच दिया और तुम अभी भी उसके पैसे गिनने में उसकी हेल्प कर रही हो। मीटिंग रूम में मेरा एक्सप्रेशन उसी पल बेहद गंभीर हो गया। सर, क्या आप चाहते हैं कि मेरे एक सबोर्डिनेट ने बोलना शुरू किया। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। जरूरत नहीं है। चेंसे एक बात में बिल्कुल सही था। लियू रुयान बहुत नाइव थी, इतनी नाइव कि वह बेवकूफी की हद तक जा चुकी थी। लेकिन जल्द ही वह ऐसी नहीं रहेगी। मैं खुद उसके सारे इल्यूजन्स और फैंटेसीज को तबाह कर दूंगा। चेंसे के शब्दों ने लियू रुयान पर किसी हथौड़े की तरह वार किया था। वह स्टैच्यू बनकर रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में सिर्फ उलझन और शौक था। हियानाई कोई आम इंसान नहीं था। यह कैसे पॉसिबल हो सकता था? 5 साल पहले जब वह उसकी लाइफ में आया था, तब वह सिर्फ एक नया ग्रेजुएट था जिसके पास न पैसे थे और न ही रिसोर्सेज। वह बहुत काइंड और केयरिंग था। वह हमेशा चुपचाप उसका सपोर्ट करता था और उसने कभी भी ऐसा कुछ शो नहीं किया था जिससे कोई और हिंट मिले। वह कभी अपने काम के बारे में नहीं पूछती थी, कभी उसके फैसलों में दखल नहीं देती थी। वह गुनगुने पानी के एक गिलास की तरह थी, सरल, विवेकपूर्ण, लेकिन अपरिहार्य। लियू रुयान हमेशा उसे अपने पीछे पाकर उसकी रक्षा करते हुए इसकी आदी हो चुकी थी। वह इस बात की आदी थी कि वह बदले में कुछ न मांगे, कि उसकी कोई स्पष्ट महत्वाकांक्षा न हो। इतना कि उसने कभी खुद से यह पूछने के बारे में नहीं सोचा कि क्या उस शांतिपूर्ण गुनगुने पानी के पीछे एक अथाह सागर छिपा था। तुम बकवास कर रहे हो, लियू रुयान ने सहज रूप से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास की कमी थी। क्या मैं वास्तव में बकवास कर रहा हूं या क्या तुम खुद ही जवाब जानती हो?
इसके बारे में अच्छी तरह सोचो। इन 5 वर्षों के दौरान क्या लियो टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ी है? वे सभी परियोजनाएं जिन्हें दूसरे लोग हताशा से हासिल करने की कोशिश करते थे, वे तुम्हारे हाथों में क्यों आती थीं? वे ग्राहक जो इतने कठिन होने के लिए प्रसिद्ध थे, तुम्हारे साथ इतने उचित क्यों थे? यह मेरी क्षमता के कारण था। वह लियू रुयान का सबसे बड़ा गौरव था। वह किसी को भी इस पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं देती थी। चेन से जोर से हंसा। तुम्हारी क्षमता लियू रुयान, मुझे हंसाओ मत। अपनी क्षमताओं के साथ पूंजी के असली शाख के सामने तुम उनके जूते उठाने के भी योग्य नहीं होगी। तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जिसे हियानाई ने मंच पर रखा है, एक सुंदर सजावटी फूलदान। ये शब्द लियू रुयान पर जोर से लगे। वह ऐसा क्यों करेगा? उसकी आवाज कांप रही थी। वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह किसी भी चीज का खंडन भी नहीं कर सकती थी। चेनसे का हर वाक्य एक ब्लेड की तरह था जो उसके दिल के सबसे कमजोर बिंदु को ढूंढ लेता था। क्यों? कौन जानता है। शायद वह तुमसे इतना प्यार करता था कि वह तुम्हारे लिए सब कुछ देने को तैयार था, या शायद वह तुम्हारे परिवार का भाग्य हासिल करना चाहता था। चेन से उसके कान के पास झुका और एक ऐसी आवाज में फुसफुसाया जिसे केवल वे दोनों सुन सकते थे। उसने दुर्भावनापूर्ण तरीके से फुसफुसाया, आखिरकार मैं ही था जिसने व्यक्तिगत रूप से उसके लोगों को हस्ताक्षरित शेयर हस्तांतरण समझौता दिया था। लियू रुयान का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। शेयर हस्तांतरण समझौता, वह सरप्राइज जो उसने शादी के दिन हियानाई के लिए तैयार किया था, वह दस्तावेज जिसके माध्यम से वह उसे मुफ्त में लियू टेक्नोलॉजीज के 30% शेयर उपहार में देगी जो उसके नाम पर थे। मूल रूप से वह उस उपहार का उपयोग उस सब की भरपाई करने के लिए करना चाहती थी जो वह उसकी रणनी थी, और उसे हमेशा के लिए अपने पक्ष में रखने के लिए भी। लेकिन अब वही दस्तावेज उसके खिलाफ इशारा करने वाला सबसे तेज हथियार बन गया था। उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया, क्या होगा अगर चेनसे और हियानाई शुरू से ही मिले हुए थे? जैसे ही विचार आया, उसे लगा कि वह एक ठंडी खाई में गिर रही है। उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। उसने हिंसक रूप से चेनसे को धक्का दिया और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी अजनबी को देख रही हो। तो आज का सब कुछ तुम्हारे द्वारा योजनाबद्ध था? शादी, मेहमानों का गायब होना, यहां तक कि तुम्हारा अस्पताल में भर्ती होना? चेन से मुस्कुराया। इससे क्या फर्क पड़ता है कि क्या सच था और क्या झूठ? महत्वपूर्ण परिणाम है। बहुत जल्द लियो टेक्नोलॉजीज का उपनाम हियानाई होगा और तुम्हारे पास बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। लियो रुयान ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी, मुड़ी और बाहर निकलने की ओर दौड़ पड़ी। उसे उनका पर्दाफाश करना था। उसे पूरी दुनिया को बताना था कि हियानाई एक धोखेबाज था, एक पाखंडी जो उसके परिवार के भाग्य का लालच करता था। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, काले कपड़े पहने 2 अंगरक्षकों ने उसका रास्ता रोक लिया। मिस लियू, हमारे मालिक चाहते हैं कि आप शांत होने के लिए यहां रहें। वे हियानाई के आदमी थे। उस पल में लियू रुयान का दिल खाई की गहराई तक गिर गया। अंततः वह समझ गई कि वह किस जाल में फंसी थी। शुरुआत से अंत तक वह एक पूरी तरह से बेवकूफ थी। उसे 2 पुरुषों द्वारा हेरफेर किया गया था। एक वह आदमी था जिसे वह प्यार करती थी, दूसरा वह प्रतिस्थापन था जिसे उसने अपना पूरा भरोसा दिया था, और उन्होंने मिलकर उसके सामने एक आदर्श नाटक पेश किया था। हियानाई, तुम नरक में जाओ। उसने उन्मादी रूप से अंगरक्षकों को मारा, लेकिन यह बेकार था। आखिरकार उन्होंने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया और उसे स्थिर कर दिया। चेन से उसके सामने खड़ा होने के लिए चल पड़ा। उसने ऊपर से उसकी दयनीय स्थिति को देखा। उसके चेहरे पर विजेता की मुस्कान दिखाई दी। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और लाउडस्पीकर चालू कर दिया। सर, सब कुछ व्यवस्थित है। दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज आई जिसे लियू रुयान बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक ऐसी आवाज जिससे अब वह अपनी पूरी आत्मा के साथ नफरत करती थी। अच्छा काम किया, मुझे उससे बात कराओ। चेनसे ने फोन लियू रुयान के करीब लाया। उसने अपने होंठ जोर से काटे और चुप रही। रुयान, आवाज हमेशा की तरह नरम थी, लेकिन अब उसने एक भयानक कंपकंपी पैदा की। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। जिस पल से तुमने चेनसे को वह समझौता सौंपने का फैसला किया, यह अंत पहले ही लिखा जा चुका था। अंत में लियू रुयान ने बात की। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि वह शायद ही इंसान जैसी लग रही थी। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कोई क्यों नहीं है। व्यापार एक युद्ध के मैदान की तरह है। विजेता शासन करते हैं और पराजित गायब हो जाते हैं। वहां एक संक्षिप्त चुप्पी थी। फिर लियू रुयान ने एक ऐसा सवाल पूछा जो लगभग हास्यास्पद लग रहा था। उसकी आखिरी उम्मीद से पैदा हुआ एक सवाल, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? भले ही यह सिर्फ एक पल के लिए हो। लाइन के दूसरी तरफ मैं लंबे समय तक चुप रहा, इतना लंबा कि लियू रुयान ने सोचना शुरू कर दिया कि मैं जवाब नहीं दूंगा। आखिरकार मैंने कहा, प्यार प्रेसिडेंट लियू, हमारे जैसे लोगों के लिए प्यार के बारे में बात करना बहुत महंगा विलासिता है। ऐसा कहने के बाद कॉल कट गई और लियू रुयान की दुनिया पूरी तरह से ढह गई। मैंने फोन लटका दिया और बिना ध्यान दिए उसे मेज पर छोड़ दिया। बैठक कक्ष में हर कोई मुझे जटिल भावों के साथ देख रहा था। सहानुभूति थी, गलतफहमी थी, लेकिन सबसे ऊपर सम्मान और डर था। कोई भी उस महिला को अपने हाथों से नष्ट करने में सक्षम नहीं था जिसे उसने 5 वर्षों तक प्यार किया था, और वह सब कुछ नष्ट कर दिया था जो उसके पास था। सर, लियो टेक्नोलॉजीज के निदेशक मंडल के सदस्य पहले ही आ चुके हैं। वे बगल के कमरे में इंतजार कर रहे हैं। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं खड़ा हो गया और अपने सूट का कॉलर ठीक किया।
उन्हें 10 मिनट और इंतजार करने दो, मुझे अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। हालांकि मैंने लियू रोयान से कहा था कि प्यार हमारे जैसे लोगों के लिए एक विलासिता है, केवल मुझे पता था कि मैंने उससे कितना प्यार किया था और वह प्यार कितना अपमानजनक रहा था। मैं बड़ी खिड़की के पास गया और अपने पैरों के नीचे फैले शहर को देखा। 5 साल पहले ठीक यहीं पर मैंने पहली बार लियू रोयान को देखा था। उस समय वह एक सस्ता और धुलाई से घिसा हुआ सूट पहने हुए थी। वह एक मोटा व्यवसाय योजना पकड़े हुए थी, जबकि वह एक निवेश कंपनी से दूसरी कंपनी में दौड़ रही थी और हर जगह उसे अस्वीकार कर दिया गया था। उस दिन वह मेरी इमारत के सामने बारिश में खड़ी थी, भीगी हुई, जाने से इनकार कर रही थी। सब कुछ कंपनी के मालिक के साथ 5 मिनट की बैठक पाने के लिए। संयोग से मैं वहां से गुजरा और किसी कारण से जो मैं आज भी नहीं समझा सकता, मैंने ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहा। मैंने उसे एक छाता और एक बिजनेस कार्ड दिया। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हारी परियोजना पढ़ी है, इसमें अच्छे विचार हैं, लेकिन यह बहुत भोला भी है। इसे फिर से काम करो और कल इस पते पर आओ। उसने अपना सिर उठाया। बारिश उसके बालों पर गिर रही थी और उसे देखकर वह बहुत दुखी और बिखरी हुई सी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गजब की चमक थी, जैसे कोई छोटा जानवर हार मानने से इनकार कर रहा हो। उसी पल मुझे उससे प्यार हो गया। बाद में मैं उसका पहला इन्वेस्टर बना और उसके करियर का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी। मैंने उसे नेगोशिएट करना सिखाया, मैंने उसे कंपनी मैनेज करना सिखाया, मैंने उसे ह्यूमन नेचर को समझना सिखाया। मैं कदम कदम पर उसके साथ रहा। जब हमने लियू टेक्नोलॉजी को एक छोटे से गुमनाम वर्कशॉप से इस सेक्टर के सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टअप्स में से एक बना दिया। हर कोई कहता था कि हम एक परफेक्ट कपल हैं और मैंने भी यही यकीन किया था। मुझे लगा था कि हम बूढ़े होने तक यूं ही साथ चलते रहेंगे, जब तक कि चेन्स की एंट्री नहीं हुई थी। वह हमारे रिलेशनशिप में बेरहमी से चुभे एक कांटे की तरह था। लियू रोयान ने घर पर देर से आना शुरू कर दिया। वह हर दिन ज्यादा बिजी रहने लगी। उसने उन डिनर प्लान्स को भी कैंसिल कर दिया जो हमने काफी समय पहले से प्लान किए थे, सिर्फ चेन्स की एक कॉल की वजह से। जब चेन्स बीमार पड़ा तो वह मेरी बर्थडे पार्टी में भी नहीं आई। और वेडिंग ड्रेसेस के सिलेक्शन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब वह डिजाइनर से बात कर रही थी तो उसने चेन्स की एक फोटो निकाली और पूछा, क्या आप इस ड्रेस से मिलती जुलती कोई ड्रेस बना सकते हैं जो उसके पहले प्यार की दुल्हन ने पहनी थी। उस मोमेंट पर मैं आखिरकार सब कुछ समझ गया। शायद मैं उसके दिल में एक रिप्लेसमेंट भी नहीं था, मैं तो सिर्फ एक टूल था। एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल उसने अपनी फैमिली का सामना करने के लिए किया, अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए एक टूल। और एक बार सक्सेस मिलने के बाद एक ऐसा टूल जिसे किसी भी समय फेंका जा सकता था। दिल के मर जाने से बड़ा कोई दुख नहीं होता, इसलिए मैंने अपने लिए एक एग्जिट प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने उस भरोसे का फायदा उठाया जो लियू रोयान को मुझ पर था। धीरे धीरे मैंने कंपनी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अपना कंट्रोल कर लिया। मैंने उसके आसपास के लोगों की लॉयल्टी खरीद ली, जिसमें उसका सबसे भरोसेमंद CFO भी शामिल था। इसके बाद मैंने चेन्स को ढूंढा, उसे पैसों का एक ऐसा ऑफर दिया जिसे रिजेक्ट करना नामुमकिन था और उससे अपने साथ एक्ट करने को कहा, एक बड़े ड्रामे का हिस्सा बनने के लिए। एक ऐसा खेल जो लियू रोयान को पूरी तरह बर्बाद करने, उसकी रेपुटेशन खत्म करने और उसे कंगाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। और आज वो दिन था जब यह ड्रामा अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाला था। 10 मिनट बाद मैंने रिसेप्शन रूम का दरवाजा खोला। लियू टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर्स पहले से ही वहां मौजूद थे। वे सभी लियू फैमिली के सीनियर लोग थे, जिन्होंने लियू रोयान को बचपन से बड़ा होते देखा था। जब उन्होंने मुझे अंदर आते देखा तो उनके एक्सप्रेशंस काफी अजीब हो गए। हियन, आखिर यह सब क्या चल रहा है? रोयान कहाँ है? मैं मेन चेयर की तरफ बढ़ा और बैठ गया। लियांग ने वहां मौजूद सभी लोगों के बीच कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। मैंने बात शुरू करने से पहले शांति से सभी डायरेक्टर्स की तरफ देखा। डायरेक्टर जान, जेंटलमैन, आज से लियू टेक्नोलॉजी ऑफिशियल तौर पर मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। आपके हाथों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वे शेयर परचेज एग्रीमेंट्स हैं। मैं मार्केट वैल्यू से 20% ज्यादा प्राइस ऑफर कर रहा हूं। अगर आप साइन करते हैं तो हम आगे भी फ्रेंड्स बने रहेंगे, और अगर आप साइन नहीं करते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए रुका। आप सभी समझदार लोग हैं। डायरेक्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों के रंग बार बार बदलने लगे। डायरेक्टर्स ने डॉक्यूमेंट्स खोले। ब्लैक एंड व्हाइट में साफ साफ प्रिंटेड क्लॉजेस और उस इम्पॉसिबल टू रिजेक्ट प्राइस को देखकर उनके दिलों का बैलेंस बुरी तरह डगमगाने लगा। एक तरफ एक ऐसी कंपनी थी जो बर्बादी की कगार पर थी और किसी भी समय बैंक करप्ट हो सकती थी, और साथ ही एक निराश करने वाली भतीजी थी जो अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लायक नहीं थी। दूसरी तरफ सीधे तौर पर दिखने वाले प्रॉफिट्स थे और उनके सामने खड़ा ये अनप्रेडिक्टेबल यंग आदमी था। चॉइस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। या नहीं हम लोग, मैंने अपना हाथ उठाया और उसे बीच में ही रोक दिया।
डायरेक्टर जांग, इससे पहले कि आप लोग कोई डिसीजन लें, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। मैंने लीशियंग को इशारा किया कि वह रूम की स्क्रीन पर क्लिनिक की सर्विलांस फुटेज प्रोजेक्ट करे। जब स्क्रीन पर चेन को लियू रोयान की ठुड्डी पकड़कर वे ह्यूमिलेटिंग वर्ड्स बोलते हुए देखा गया, जब उन्होंने देखा कि लियू रोयान ने एक ड्रग एडिक्ट की वजह से कंपनी के सर्वाइवल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जब उन्होंने नोटिस किया कि उस स्ट्रांग और डिटरमाइंड बिजनेस वुमन का कोई नामो निशान नहीं बचा था जिसे वे जानते थे, सभी डायरेक्टर्स के चेहरे निराशा और नफरत से भर गए। वे गलत थे। वह वारिस जिस पर उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें टिका दी थीं, वह इमोशंस में अंधी हो चुकी एक औरत के सिवा कुछ नहीं थी। जेंटलमैन, क्या आपको अभी भी सोचने की जरूरत है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरे रूम में सिर्फ पेपर पर पेन चलने और साइन होने की आवाजें आ रही थीं। आधे घंटे बाद मैं साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स का एक भारी बंडल लेकर रिसेप्शन रूम से बाहर आ गया। उसी मोमेंट से लियू टेक्नोलॉजी का मालिक ऑफिशियल तौर पर बदल चुका था और लियू रुयन एक पावरफुल प्रेसिडेंट लियू से बदलकर एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसके पास अब कुछ नहीं बचा था। मेरा फोन बजा। वह चेंज था। सर, मिस लियू ने एक दीवार से अपना सिर टकराकर सुसाइड करने की कोशिश की है। जब मैं क्लिनिक पहुंचा तो लियू रुयन को पहले ही इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया जा चुका था। कॉरिडोर में चेन्स और दोनों बॉडीगार्ड्स पीले पड़े चेहरों के साथ खड़े थे। क्या हुआ था सर? हमने बिल्कुल आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था। हम बस इस बात का ध्यान रख रहे थे कि वह कहीं जाए ना। किसे पता था कि वह अचानक इस तरह रिएक्ट करेगी और दीवार की तरफ कूद जाएगी। मैंने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सीधे इमरजेंसी रूम के एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। इन सर्जरी इंडिकेट करने वाली वे चमकती हुई लाल लाइटें मेरी आंखों को चुभ रही थीं। मैं ठंडी दीवार के सहारे टिक गया। मेरा दिमाग पूरी तरह से क्योस में था। सुसाइड। लियू रोयान हमेशा से एक प्राउड औरत रही थी। वह सब कुछ खत्म करने के लिए ऐसा डेस्परेट और बुजदिलों वाला रास्ता कैसे चुन सकती थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। यह पक्का एक एक्टिंग होनी चाहिए, मेरी सिंपैथी गेन करने की एक स्ट्रेटजी, मुझे उसे माफ करने पर मजबूर करने का एक तरीका। मैंने खुद से यह बात बार बार कही। मैंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की, खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन मेरे सीने में उठने वाले उस अनकंट्रोलेबल दर्द ने मुझे एक कड़वा सच याद दिला दिया। मैं उतना कोल्ड और क्रूर नहीं था जितना बनने का नाटक कर रहा था। आखिरकार मैंने उस औरत से 5 साल तक प्यार किया था। भले ही वह प्यार अब लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन हड्डियों में बसी आदतें रातों रात गायब नहीं हो जाती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर एक सेकंड एक सदियों जैसा लग रहा था। आखिरकार इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर अपना मास्क हटाते हुए बाहर आया। उसके चेहरे पर साफ थकावट दिख रही थी। पेशेंट का फैमिली मेंबर कौन है? मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैंने इंस्टिंक्टिवली जवाब दिया, और तुरंत ही मुझे एक अजीब सी कड़वाहट महसूस हुई। डॉक्टर ने सिर हिलाया। पेशेंट अब खतरे से बाहर है। उसे एक माइल्ड कनेक्शन हुआ है। माथे के घाव पर 7 टांके लगाने पड़े हैं। उसे ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा। ये सुनकर कि वह खतरे से बाहर है, मेरे दिल पर रखा एक बहुत बड़ा पत्थर आखिरकार हट गया। लेकिन डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखी। हालांकि उनकी इमोशनल कंडीशन काफी चिंताजनक है। उनमें डिप्रेशन के सीरियस सिम्पटम्स और खुद को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी दिख रही है। फैमिली को उन पर बहुत ध्यान देना होगा। बेहतर होगा कि जल्द से जल्द किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जाए। डिप्रेशन। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। लियू रोयान, वह औरत जो हमेशा एक क्वीन की तरह बिहेव करती थी, वही जो कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाती थी। मुझे इस पर यकीन करने में मुश्किल हो रही थी। कुछ ही देर बाद लियू रोयन को एक वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वह बेड पर बेजान लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। चेहरा कागज की तरह सफेद था। एक मोटी पट्टी ने उसके माथे को कवर किया हुआ था और कपड़े की परतों से अभी भी खून के छोटे छोटे धब्बे बाहर आ रहे थे। वह औरत जो पहले लाइफ और चमक से भरी रहती थी, अब इतनी फ्रेजाइल लग रही थी कि सिर्फ छूने से ही टूट जाए। मैंने हाथ से इशारा किया। हर कोई रूम से बाहर चला गया। वहां सिर्फ वह और मैं बचे थे। मैंने एक चेयर ली और उसके बेड के पास बैठ गया, उसे खामोशी से देखते हुए। वे आंखें जो अब बंद थीं, वही आंखें जिन्होंने कभी मुझे अपना होश खोने पर मजबूर कर दिया था, अपनी सारी चमक खो चुकी थीं। मैंने उसका गाल सहलाने के लिए धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन आधे रास्ते में ही रुक गया। हम इस मोड़ पर कब पहुंचे? क्या मैं ही था जिसने अपने रियल इमोशंस को बहुत ज्यादा छुपा कर रखा, जिससे वह इनसिक्योर फील करने लगी? या फिर उसने मुझसे कभी सच में प्यार ही नहीं किया और मुझे सिर्फ अपने करियर की एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया? या शायद हम दोनों ही गलत थे। शायद हम दोनों ही बहुत ज्यादा प्राउड थे, बहुत ज्यादा जिद्दी थे। कोई भी झुकना नहीं चाहता था, कोई भी अपना असली दिल नहीं दिखाना चाहता था, और इस तरह गलत फहमियां बढ़ती गईं। हमारे बीच की दूरी तब तक बढ़ती रही जब तक कि हम आखिरकार एक ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंच गए जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। हम आखिरकार नो रिटर्न के पॉइंट पर पहुंच चुके थे। हियान आए। सोते हुए उसने अचानक मेरा नाम बड़बड़ाया। उसकी भौहें कस कर सिकुड़ी हुई थीं, जैसे वह किसी बुरे सपने में फंसी हो। मेरा दिल बुरी तरह कांप उठा। बिना सोचे समझे मैंने उसका हाथ थाम लिया। वह बिल्कुल ठंडा था, बर्फ की तरह ठंडा।
मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने मेरा हाथ पूरी ताकत से भींचा। उसकी आंखों के कोने से एक गर्म आंसू फिसल कर गिरा। मेरे गले में एक कष्ट सा महसूस हुआ। मैं एक शब्द भी बोलने के काबिल नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि उसे मेरी परवाह नहीं थी, तो उसे भी मुझे खोने का डर था। लेकिन फिर उसने मुझसे यह कभी क्यों नहीं कहा? वह हमेशा मुझे उस क्रूर तरीके से बार बार खुद से दूर क्यों धकेलती रही? लियू रोयन, तुम असल में किस तरह की औरत हो? मैंने पूरी रात उसके बेड के पास बैठकर बिताई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो वह आखिरकार जाग गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जब उसने मुझे देखा तो उसकी नजरों में एक पल के लिए कंफ्यूजन आया, लेकिन वह तुरंत ही एक गहरे गुस्से और नफरत में बदल गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझ पर हंसने आए हो? उसकी आवाज बहुत भारी और फटी हुई थी। कंपनी अब मेरी है। तुम्हारे फादर और सभी डायरेक्टर्स ने साइन कर दिए हैं। यह सुनकर उसने वैसा रिएक्ट नहीं किया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। वह टूटी नहीं, वह चिल्लाई नहीं। उसने बस अपनी खाली आंखों से मुझे देखा जो डरावनी लग रही थी। तो क्या? मैं एक मोमेंट के लिए स्टिल हो गया। फिर मैंने अपनी पॉकेट से एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसे उसकी साइड टेबल पर रख दिया। ये डिवोर्स एग्रीमेंट है, इस पर साइन कर दो। मैं तुम्हें इतनी मनी दूंगा जो तुम्हारी बाकी की लाइफ कंफर्टेबली जीने के लिए काफी होगी। ये आखिरी चीज थी जो मैं उसे दे सकता था। लियू रुयन ने एक कड़वी स्माइल दी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारे पैसों की परवाह है? उसने ब्लैंकेट हटाया और बेड से उठने की कोशिश की। तुम क्या कर रही हो? मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे पीछे धकेल दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। मुझे तुम्हारी झूठी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। मैं अकेले चल सकती हूँ। नंगे पैर वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने कर्टन्स हटाए। सूरज की तेज रोशनी ने उसे अपनी आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर वह मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पागलपन के बेहद करीब की एक स्माइल। है नहीं, तुम जीत गए। मुझे कंपनी नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मुझे वो वापस करो जो तुम्हारा मुझ पर उधार है। उसके शब्दों ने मेरे दिल पर एक इनविजिबल हथौड़े की तरह वार किया। मैं उसे वो वापस करूं जो मेरा उस पर उधार था? किस हक से वह यह कह सकती थी? क्या इन 5 सालों में सिर्फ वही तड़पी थी? जो कुछ भी मैंने उसके लिए किया, क्या वह सब एक झूठ था? मेरा एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया। लियू रोयान, मत भूलो कि तुमने ही पहले हमारे रिलेशनशिप को बिट्रे किया था। तुम ही थी जो एक रिप्लेसमेंट की वजह से हमारी शादी छोड़कर चली गई थी। तुम ही थी जिसने मुझे एक मजाक बना दिया। रिप्लेसमेंट? जैसे उसने दुनिया का सबसे फनी जोक सुन लिया हो। वह इस तरह हंसने लगी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हिनाई, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि चेन से सिर्फ एक रिप्लेसमेंट था? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह टेबल के पास गई, डिवोर्स एग्रीमेंट और एक पेन उठाया। उसने साइन नहीं किया। इसके बजाय उसने डॉक्यूमेंट के पीछे एक एड्रेस लिखा। फिर उसने उसे मेरी तरफ फेंक दिया। इस जगह जाओ और तुम सब कुछ समझ जाओगे। इसके बाद वह वापस लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं जैसे वह एक शब्द भी और नहीं बोलना चाहती हो। मैंने पेपर पर लिखे एड्रेस को देखा। मैं कुछ सेकंड्स के लिए हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार मैंने रूम छोड़ दिया। वह चाहे जो भी गेम खेलने की कोशिश कर रही हो, मुझे सच का पता लगाना ही था। वह एड्रेस मुझे शहर के बाहरी इलाके में बने एक सिमेट्री में ले गया। उसके लिखे हुए ग्रेव नंबर को फॉलो करते हुए मुझे वह जगह मिल गई, और जैसे ही मैंने उस कब्र पर लगी फोटो को देखा, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह एक यंग लड़के की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। उसके फीचर्स बहुत डेलिकेट थे और उसकी स्माइल बहुत ब्राइट और खिली हुई थी। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वह चेहरा 70% तक जेंस से मिलता जुलता था। कब्र के पत्थर पर एक नाम खुदा हुआ था, चेनाई। डेट्स से पता चल रहा था कि उसकी मौत 5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी, और नीचे उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने यह कब्र बनवाई थी। उसका ट्विन ब्रदर चेंस और उसकी फियांसे लियू रुयन। फियांसे लियू रुयन। मेरा दिमाग ऐसे ब्लास्ट हुआ जैसे कोई बम फटा हो। चेने ही लियू रुयन का असली पहला प्यार था, और चेंस कोई रिप्लेसमेंट नहीं था। वह उसका सगा जुड़वां छोटा भाई था। 5 साल पहले, ठीक उसी समय जब चेन्नई और लियू रुयन ऑफिशियल तौर पर एंगेज होने वाले थे, एक अचानक हुए रोड एक्सीडेंट ने उसकी जान ले ली। और ठीक उसी मोमेंट पर मैं लियू रुयन की लाइफ में आया था। तो ऐसा नहीं था कि उसने मुझसे प्यार नहीं किया था, वह बस उस आदमी को नहीं भूल पा रही थी जो मर चुका था। उसने चेन्नई के लिए अपने प्यार और गिल्ट का एक हिस्सा उसके छोटे भाई चेंस पर ट्रांसफर कर दिया था। उसने उस बात को अपने दिल की गहराइयों में दफन कर दिया था। उसने खुद को एनेस्थेटाइज करने के लिए काम और बिजनेस का सहारा लिया, और मैं शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ एक दर्शक था,
एक अजीब सा दर्शक जो खुद को इस कहानी का हीरो समझ रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं सिमेट्री से बाहर कैसे आया। मुझे बस इतना याद है कि उस दोपहर धूप बहुत तेज थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी भी गर्माहट महसूस नहीं हो रही थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैं कंपनी वापस आया और खुद को अपने ऑफिस में बंद कर लिया। बार बार मैं उस हर एक मोमेंट को रिकॉल कर रहा था जो मैंने लियू रुएन के साथ जिया था। मुझे याद आया कि कैसे वह कभी कभी एक पुरानी फोटो को घंटों देखती रहती थी। मुझे याद आया कि कैसे हर साल वह एक फिक्स डेट पर पूरे एक दिन के लिए गायब हो जाती थी। मुझे याद आया कि मेरे सामने वह हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग, प्राउड और कभी न टूटने वाली दिखाती थी। तब मुझे सच समझ आया, ऐसा नहीं था कि वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। बात यह थी कि वह दोबारा प्यार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वह फिर से तड़पने से डरती थी, अपने किसी इंपॉर्टेंट इंसान को दोबारा खोने से डरती थी। इसीलिए उसने खुद को एक मजबूत आर्मर में लपेट लिया था। वह किसी को भी अपने ज्यादा करीब नहीं आने देती थी और मैंने सबसे क्रूर तरीका इस्तेमाल किया था। मैंने उस आर्मर को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैंने उसे सबके सामने ब्लीड होने के लिए छोड़ दिया था। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने मेरे दिल को भींच दिया हो। दर्द इतना तेज था कि मैं बमुश्किल सांस ले पा रहा था। 5 साल पहले हुए चेन्नई के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करो, अभी के अभी। जी सर। आधे घंटे बाद लीसियंग ने मेरे ईमेल पर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेजी। जब मैंने उसका कंटेंट पढ़ा तो मैंने अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया। बैंग, मेरा घूंसा डेस्क पर जाकर लगा। वह कोई एक्सीडेंट नहीं था, वह एक प्लान्ड मर्डर था और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि लियू रुएन का फादर, प्रेसिडेंट लियू था। अपनी बेटी को एक गरीब और बिना इन्फ्लुएंस वाले लड़के से शादी करने से रोकने के लिए और उसे फैमिली के हिसाब से एक सूटेबल बिजनेस मैरिज एक्सेप्ट करने पर मजबूर करने के लिए वह एक इंसान की जान लेने की हद तक चला गया था। कमबख्त मॉन्स्टर, मैंने अपने दांत कसकर भींचे। सबसे क्रूर बात यह थी कि लियू रुएन को कभी कुछ पता ही नहीं चला। इतने सालों तक वह यही मानती रही कि यह एक सिंपल एक्सीडेंट था। उसने अकेले ही सारा दर्द, सारा गिल्ट और सारी सफरिंग झेली और मैंने ठीक उस समय जब उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट और सांत्वना की जरूरत थी उसे सबसे घातक चोट पहुंचाई। मैंने कार की चाबियां ली और पागलों की तरह ऑफिस से बाहर भागा। मुझे उससे मिलना था, मुझे उसे सच बताना था, मुझे उससे माफी मांगनी थी, मुझे उससे गिड़गिड़ा कर खुद को माफ करने के लिए कहना था। हालांकि जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे कमरा खाली मिला। नर्स, इस रूम की पेशेंट कहाँ है? मिस लियू। उनके फादर आधे घंटे पहले उनके लिए ईस्ट दिल्ली आए थे और उन्हें अपने साथ ले गए। मेरा दिल बैठ गया। उसका फादर लियू रुएन को ले गया था। किस लिए? क्या वह उसे हमेशा के लिए खामोश करना चाहता था? मैंने तुरंत प्रेसिडेंट लियू का नंबर डायल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा, इससे पहले कि उसने कॉल पिक की। हेलो जेंसॉय, काफी देर हो चुकी है, तुम क्या चाहते हो? रुयान कहाँ है? लाइन के दूसरी तरफ से उसने बहुत ही शांति से जवाब दिया। रुयान थक गई है, मैंने उसे घर पर रेस्ट करने के लिए भेज दिया है। फिक्र मत करो, वह बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा जैसे मेरा खून उबल रहा हो। बेहतर होगा कि तुम उसके एक बाल को भी हाथ न लगाओ, क्योंकि अगर तुमने उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं पूरी लियू फैमिली को उसके साथ ही दफन कर दूंगा। रिसीवर में एक सेटिस्फाइड हंसी गूंज उठी। हैनाई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अब भी मुझसे इस टोन में बात करने की पोजीशन में हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी चालों के बारे में सब जानता हूँ। जिन लोगों को तुमने मेरी कंपनी में इन्फिल्ट्रेट किया था उन्हें हटा दिया गया है और वे सारे प्रूफ जिनका इस्तेमाल तुम मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे थे अब मेरे हाथों में है। उसकी आवाज नफरत से भरी थी। यंग मैन, मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वह थोड़ा रुका और मजाकिया लहजे में आगे बोला, मैं लगभग भूल ही गया था। मैंने रोयन को पहले ही अब्रॉड भेज दिया है। इस लाइफ में तुम उसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। और उसने फोन काट दिया। मैंने तुरंत दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ डेड टोन सुनाई दी। मैं वहीं सुन्न खड़ा रह गया। पैनिक का एक ऐसा एहसास जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था मेरी पूरी बॉडी में दौड़ गया। मैं हार गया था, पूरी तरह से हार गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस बूढ़े लोमड़ी से हार जाऊंगा। मैं हमेशा सोचता था कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मुझे लगा था कि मैंने हर एक इंसान के हर एक मूव को कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन मैंने एक फेटल मिस्टेक कर दी थी। मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। इतने समय तक उसने खुद को एक इनकम्पिटेंट बूढ़े, एक लालची और मीडियोकर इंसान की तरह दिखाया था। कोई ऐसा जो सिर्फ अपनी पोजीशन के प्रिविलेजेस को एंजॉय करता है। और इसी वजह से मैंने अपनी गार्ड डाउन कर दी थी। हालांकि अब मैं सच समझ चुका था। वह परछाइयों के पीछे छिपा असली प्लेयर था। वह आदमी जो शुरू से ही सारे मोहरों को मूव कर रहा था और उसने मेरे लिए जाल बिछाने के लिए लियू रोयन के लिए मेरे इमोशंस का इस्तेमाल किया था। उसने मेरे मन में उसके प्रति जो नफरत थी उसका फायदा उठाया और मेरी पीठ पीछे चुपचाप एक ऐसा जाल बुन दिया जिससे बचना नामुमकिन था। जब मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक मैं पूरी तरह फंस चुका था। हिलने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। जिन मोहरों को मैंने इतनी मेहनत से लियू टेक्नोलॉजी के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया था, उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया गया। जिन बिजनेस सीक्रेट्स का इस्तेमाल मैं उस पर प्रेशर बनाने के लिए कर रहा था, वे मेरे ही खिलाफ हथियार बन गए। यहाँ तक कि मेरी अपनी कंपनी भी उसके अटैक्स की वजह से एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस में आ गई। सिर्फ कुछ ही दिनों में पासा पूरी तरह पलट गया। मैं जो शिकारी था खुद शिकार बन गया और लियू रुयान।
वह इंसान जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, उसे एक अनजान जगह भेज दिया गया। हमारे बीच का सारा कम्युनिकेशन कट चुका था। मैंने खुद को अपने ऑफिस में लॉक कर लिया। 3 दिन और 3 रातों तक मैं एक पल के लिए भी नहीं सोया। मैंने लियो रुयान का पता लगाने के लिए अपने सारे कॉन्टैक्ट्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, लेकिन हर एक सुराग का एंड कुछ नहीं निकला। कोई न्यूज नहीं थी, कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह धरती से गायब हो गई हो। अपनी लाइफ में पहली बार मैंने इतनी गहरी बेबसी और डेस्परेशन फील की थी। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए थी? नहीं, मैं नहीं मान सकता था। मैंने अभी तक उसे सच नहीं बताया था। मैंने अभी तक उससे माफी नहीं मांगी थी। मैं उसे अपनी बाकी की लाइफ मेरे लिए नफरत और पास्ट के गिल्ट के बोझ के साथ अकेले जीने नहीं दे सकता था। और यह जानते हुए तो बिल्कुल भी नहीं कि वह उस मॉन्स्टर के हाथों में है जो उसका फादर है। कौन जानता था कि वह उसके साथ क्या कर सकता है। मुझे उसे ढूंढना ही था, चाहे मुझे उसे आसमान में ढूंढना पड़े या नरक में, मैं उसे ढूंढ कर रहता। तभी मैंने अपनी पूरी ताकत से काउंटर अटैक करना शुरू किया। अगर प्रेसिडेंट लियू ने बिना किसी उसूल के काम करने का डिसीजन लिया था, तो मैं भी कोई रहम नहीं दिखाने वाला था। मैंने सालों पहले उसके जरिए कराए गए मर्डर के प्रूफ गुमनाम तरीके से पुलिस को सौंप दिए। उसी समय मैंने अब्रॉड के कई बड़े मीडिया हाउसेस से कांटेक्ट किया। लियू फैमिली के स्कैंडल्स पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल गए। मैं उसे तबाह करना चाहता था। मैं चाहता था कि वह उस सब की कीमत चुकाए जो उसने किया था। बहुत जल्द लियू फैमिली हर तरफ से क्रिटिसिज्म का टारगेट बन गई। उनके शेयर्स क्रैश हो गए। बिजनेस पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। बैंक्स ने तुरंत लोन रीपेमेंट की डिमांड शुरू कर दी। वह फैमिली जो लगभग 1 सेंचुरी से खड़ी थी, ढहने लगी और महज आधे महीने में वह बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। आखिरकार प्रेसिडेंट लियू और ज्यादा शांत नहीं बैठ सका। उसने मुझे पर्सनली कॉल किया। वह मुझसे मिलना चाहता था। मीटिंग शहर के सेंटर में बने सबसे ऊंचे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में फिक्स हुई। जब मैं वहां पहुंचा तो वह पहले से मौजूद था। सिर्फ 15 दिनों में वह 20 साल बड़ा दिखने लगा था। उसके आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे। झुर्रियों ने उसके चेहरे को ढक लिया था। उस प्राउड और पावरफुल इंसान का कोई नामो निशान नहीं बचा था जिसे मैं जानता था। तुम आ गए। उसने मुझे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ देखा। उसमें गुस्सा था, नाराजगी थी, लेकिन इन सबसे ज्यादा उसमें एक थकावट थी, एक हारे हुए इंसान की थकावट। लियू रुयन कहाँ है? मुझे बेकार की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं सीधा पॉइंट पर आया। उसने एक ठंडी सांस ली। हेनाई, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तुम मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा बेरहम और स्मार्ट निकले। मैंने उसे तुरंत बीच में ही रोक दिया। मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, लियू रुयान कहाँ है? उसने वाइन का ग्लास उठाया और एक ही घूंट में उसे खाली कर दिया। वह एक बहुत ही सेफ जगह पर है। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि उसे छुपाकर तुम मुझे बेबस कर दोगे? उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। कैसी डील? उसने मुझे घूर कर देखा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कहाँ है। बदले में तुम लियू फैमिली को और मुझे बख्श दोगे। पहली बार मैंने उसकी आंखों में एक भीख जैसी कोई चीज देखी। यानाई, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लियू फैमिली मेरे पूरे लाइफ का काम है। मैं सब कुछ इस तरह गायब होते हुए नहीं देख सकता। मैंने उसके बूढ़े चेहरे को देखा और मुझे थोड़ी सी भी सिंपैथी फील नहीं हुई। अगर उसने पहले ऐसा सोचा होता तो इसमें से कुछ भी नहीं हुआ होता। अगर उसने दो प्यार करने वाले लोगों को इतनी बेरहमी से अलग न किया होता, अगर उसने सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एक मर्डर न करवाया होता, अगर उसने सबको शतरंज के मोहरों की तरह ट्रीट न किया होता, तो हम कभी इस सिचुएशन में नहीं पहुंचते। मैं कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रहा। फिर मैंने जवाब दिया, मैं एग्री करता हूँ। प्रेसिडेंट लियू की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या? मैंने उसे सीधे देखा। मैं चाहता हूं कि तुम लियू रुयन को पूरा सच बताओ। वह सब कुछ जो तुमने उस समय किया था, बिना कुछ भी छुपाए। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन मैंने अपनी बात जारी रखी। मैं चाहता हूं कि वह जाने कि वह इतने सालों तक कितनी नादान थी। मैं चाहता हूं कि वह जाने कि तुम असल में कौन हो। मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारा असली चेहरा देखे, और मैं चाहता हूं कि वह हमेशा हमेशा के लिए अपने पास्ट के साए से आजाद हो जाए। प्रेसिडेंट लियू सुन्न रह गया। उसने काफी देर तक खुद से एक इंटरनल फाइट लड़ी। आखिरकार, जैसे वह अचानक कई साल और बूढ़ा हो गया हो, उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से हामी भरी। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। उसने अपनी पॉकेट से एक फोल्डेड पेपर निकाला और मुझे दे दिया। उस पर स्विट्जरलैंड का एक एड्रेस लिखा था। वो यहाँ एक प्राइवेट रिकवरी सेंटर में है। उसकी आवाज भारी और थकी हुई थी। मैंने उसे वहां इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वह पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत कर पाएगी। मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सच में। मैंने पेपर लिया और बिना उसकी तरफ दोबारा देखे खड़ा हो गया। अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद मैं पलटा और वहां से चला गया। रुयान, मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूं। मैंने स्विट्जरलैंड के लिए पहली अवेलेबल फ्लाइट बुक कर ली। 10 घंटे से ज्यादा की इस फ्लाइट के दौरान मैंने एक बार भी अपनी आंखें बंद नहीं की। मेरे माइंड में बस लियू रुयान ही चल रही थी। मैं सोच रहा था कि वह अब कैसी होगी। क्या वह और पतली हो गई होगी? क्या वह अभी भी उतनी ही कमजोर होगी? क्या वह अब भी मुझसे नफरत करती होगी? और जब वह मुझे देखेगी तो क्या करेगी? क्या वह गुस्से में आकर मुझे मारेगी और गालियां देगी, या फिर बिल्कुल इग्नोर करके अपनी बेरुखी दिखाएगी? जवाब चाहे जो भी हो, मैं हर चीज के लिए रेडी था।
जब तक वह जिंदा थी, जब तक वह मुझसे मिलने के लिए तैयार थी, मेरे लिए उतना ही काफी था। प्लेन ज्यूरिच एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। मैंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया। मैंने एक कार रेंट पर ली और सीधे दिए गए एड्रेस की तरफ ड्राइव करने लगा। वह रिकवरी सेंटर एक पहाड़ की ढलान पर बना हुआ था। वह एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह थी जो चारों तरफ से पेड़ों और गार्डन से घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया से अलग कोई पैराडाइज हो। मैंने एंट्रेंस के सामने कार पार्क की, लंबी लंबी सांसें ली और अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। रिसेप्शन से मिले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मैं लियू रुयन के रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मेरी हथेलियों पर पसीना आ चुका था। मैंने नॉक करने के लिए हाथ उठाया पर हिम्मत नहीं कर पाया। जब मैं इसी क्षमकश में था तभी दरवाजा अंदर से खुला। एक डॉक्टर कॉरिडोर में बाहर आया। मुझे देखकर वह हैरान रह गया। क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? मैं लियू रुयन से मिलने आया हूँ। डॉक्टर ने कुछ सेकंड्स तक मुझे ऑब्जर्व किया। उसकी आंखों में एक हमदर्दी दिखाई दी। क्या आप उनके रिलेटिव हैं? हाँ, तो प्लीज मेरे साथ मेरे केबिन में आइए। कुछ बातें हैं जो मुझे आपको समझानी होंगी। मेरा दिल बैठ गया। एक बहुत ही बुरे शगुन का एहसास मेरे पूरे बदन में दौड़ गया। डॉक्टर के केबिन में मैंने लियू रुयन की मेडिकल हिस्ट्री देखी और जब मेरी नजरें उसके डायग्नोसिस पर पड़ी तो मुझे लगा जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। ट्रॉमा की वजह से सीवियर डिप्रेशन और साइकोटिक डिसऑर्डर के शुरुआती सिम्पटम्स। डॉक्टर ने एक ठंडी सांस ली। जब वह यहाँ आई थी तो उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। वह न कुछ खाती थी, न पीती थी और न ही किसी से बात करती थी। वह पूरे दिन एक कोने में अपने घुटनों को समेटकर बैठी रहती थी, जैसे इस पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया हो। उसका एक एक वर्ड मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। हमने कई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स ट्राई किए पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा लगता था जैसे उसने खुद को एक ऐसी दुनिया में लॉक कर लिया है जहां कोई और एंट्री नहीं कर सकता। डॉक्टर थोड़ा रुका। कुछ दिनों पहले तक यही सिचुएशन थी। फिर उसके फादर उससे मिलने आए। उन्होंने काफी देर तक बात की। उसके बाद से उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा है। उसने खाना शुरू कर दिया है और कुछ सवालों के जवाब भी देती है, भले ही वह ज्यादातर समय कुछ ऐसा बड़बड़ाती रहती है जो किसी को समझ नहीं आता। डॉक्टर की बातें मेरे दिल को एक के बाद एक छलनी कर रही थी। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि लियू रुयान ने इस कंडीशन में पहुंचने के लिए कितना दर्द सहा होगा। और सबसे वर्स्ट पार्ट यह था कि उसके इस दुख की एक बड़ी वजह मैं खुद था। काश मुझ में थोड़ा और पेशेंस होता। काश मैंने उस पर थोड़ा और ट्रस्ट किया होता। काश मैंने खुद को जेलसी और गुस्से के आगे सरेंडर न किया होता। हाँ, लेकिन अब इन काश का कोई फायदा नहीं था। पास्ट को बदलने के लिए कोई सेकंड चांस नहीं मिलता। मैंने एक गहरी सांस ली। वह अब भी कहाँ है? पिछले गार्डन के ग्रीन हाउस में। उसे फ्लावर्स बहुत पसंद है। मैंने डॉक्टर को थैंक्स कहा और जल्दी से गार्डन की तरफ बढ़ गया। मैं रंग बिरंगे फूलों के समंदर को पार करते हुए आखिर में सेंटर में बने एक छोटे से ग्लास के ग्रीन हाउस के पास पहुंचा। ट्रांसपेरेंट विंडोज के पार मुझे वह चेहरा दिखाई दिया जिसे मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था। लियू रुयान ने व्हाइट कलर की पेशेंट ड्रेस पहनी हुई थी। वह एक रॉकिंग चेयर पर बैठी थी। वह अपनी बाहों में एक डोल को भींचे हुए धीरे धीरे झूल रही थी। सूरज की रोशनी उस पर इस तरह पड़ रही थी मानो उसने उसे गोल्डन ग्लो में लपेट लिया हो। वह इतनी इमेजिनरी, इतनी दूर और इतनी कमजोर लग रही थी। वह कोई लोरी गुनगुना रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसके चेहरे पर एक शांत और सेटिस्फाइड स्माइल थी, बिल्कुल उस बच्ची की तरह जो अपनी ही दुनिया में जी रही हो, एकदम इनोसेंट और नाजुक। मेरी आंखों से आंसू बिना किसी कंट्रोल के बहने लगे। मैंने धीरे से ग्रीन हाउस का दरवाजा पुश किया और कदम कदम उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदमों की आवाज सुनकर उसने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। वो आंखें जो कभी स्टार्स की तरह चमकती थीं, अब बिल्कुल खाली, खोई हुई और कंफ्यूजन से भरी थीं। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं, मानो उसने मुझे लाइफ में पहले कभी देखा ही ना हो। मेरा दिल टुकड़ों में टूट गया। मैं उसके करीब गया, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए टूटती आवाज में बोला, ये मैं हूं, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। उसने मुझे बड़े क्यूरियोसिटी से देखा। ऐसा लगा जैसे वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। काफी देर बाद वह अचानक मुस्कुरा दी। वह एक बेहद प्योर और इनोसेंट स्माइल थी, जैसे किसी बेफिक्र बच्चे की होती है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे गाल को छुआ। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया और अपनी बाहों में पकड़ी डोल से बचकानी आवाज में कहा, बेबी देखो, पापा वापस आ गए। पापा? मैं वहीं सुन्न रह गया। मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। वह मुझे क्या समझ रही थी? शियानाई। मुझे लगा जैसे मेरे दिल को किसी ने पूरी तरह चीर दिया हो। वह पेन इतना इंटेंस था कि मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। सच तो यह था कि वह मुझे भूली नहीं थी। उसने बस मुझे उस इंसान से कंफ्यूज कर दिया था जो इस दुनिया में नहीं था। अपने माइंड के टूटे बिखरे मेमोरीज में, उस इमेजिनरी वर्ल्ड में जो उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, उसने आखिरकार उस इंसान के साथ एक फैमिली बना ली थी जिससे वह प्यार करती थी। उनका एक बच्चा था और मैं उस फैंटेसी में अचानक आ गया एक सब्स्टिट्यूट था। कितनी विडंबना थी। सालों तक मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी वह यह थी कि मैं एक सब्स्टिट्यूट हूं और आज एक सब्स्टिट्यूट बनना ही उसके करीब जाने का इकलौता रास्ता था। हाँ बेबी, पापा वापस आ गए। अपने अंदर के उस दर्द को दबाते हुए जिसने मुझे तोड़कर रख दिया था, मैंने जबरदस्ती एक स्माइल चेहरे पर लाई। एक ऐसी स्माइल जो स्माइल कम और रोना ज्यादा लग रही थी।
मैंने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। वह पीछे नहीं हटी, बल्कि बहुत ही प्यार से मेरे करीब आई और मेरी चेस्ट से लग गई। उसकी बॉडी बहुत लाइट थी, बहुत ही ज्यादा पतली। उसे हग करना ऐसा था जैसे किसी बिना वजन के पंख को गले लगाना, और इस बात ने मेरे दिल को और भी ज्यादा तोड़ दिया। पापा, इस बार आप फिर से छोड़कर मत जाना। मैंने उसे अपनी बाहों में और कसकर भींच लिया, मानो मैं उसे हमेशा के लिए खुद में समेट लेना चाहता हूँ। मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। पापा तुम्हारे और बेबी के साथ हमेशा रहेंगे। मेरे आंसू साइलेंटली उसके बालों पर गिर रहे थे। ल्यूरोयान, आई एम सॉरी। मुझे सच में बहुत अफसोस है। उस दिन के बाद से मैं उसी रिकवरी सेंटर में रुक गया और मैंने पापा का रोल एक्सेप्ट कर लिया। हर दिन मैं उसके साथ लंच और डिनर करता था। हम साथ में गार्डन में वॉक करते थे। मैं उस डॉल को स्टोरीज सुनाने और पोएम्स गाने में उसकी हेल्प करता था, जिसे वह हमारे बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। वह बहुत ही ओबीडेंट थी और मुझ पर काफी डिपेंडेंट हो गई थी। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पसंद के फ्लावर्स दिखाती थी। जब मैं कभी लेट हो जाता तो वह डॉल को गले से लगाए दरवाजे पर बैठ जाती और पेशेंटली मेरा वेट करती। कभी कभी जब मैं सो जाता था तो वह चुपके से मेरे फोरहेड पर किस करती और फिर एक सेटिस्फाइड स्माइल देती। हम एक नॉर्मल कपल की तरह रह रहे थे, एक सिंपल और शांत लाइफ जी रहे थे। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी कंडीशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। उसने पास्ट की कुछ चीजों को याद करना शुरू कर दिया था। हालांकि वे अभी भी टूटी बिखरी मेमोरीज थीं, पर यह एक अच्छी शुरुआत थी। कभी कभी वह मेरा नाम लेती, शियानाई, लेकिन अगले ही पल वह मुझे फिर से पापा बुलाने लगती। मैं जानता था कि यह एक अच्छा साइन है। मुझे पूरा भरोसा था कि एक दिन वह अपनी सारी मेमोरीज वापस पा लेगी। उसे हमारा प्यार, हमारे झगड़े, हमारी गलतियां और वह सब कुछ याद आ जाएगा जो हमने साथ में जिया था। और जब वह दिन आएगा तो शायद वह मुझसे फिर से नफरत करने लगेगी।